तो फ्रेंड्स वेलकम एक नए वीडियो के साथ आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको बात करने वाला हूँ मैथ में मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूँ जो आपकी यूपीएससी पीसीएस के लिए सीसेट में आता है, जो आपका यूपीएससी में सीसेट के लिए आता है, तो उसकी बात करने वाला हूँ। नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं, संख्या पद्धति की बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होती है कि पहला चैप्टर होता है मैथ का, इससे सीसेट में काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से, अंकों से। तो संख्या पद्धति में जो चैप्टर है, संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है। ठीक है, संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है और इसमें बात करते हैं अंकों की। अंक कितने होते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जानते ही हैं कि आप अंक कितने होते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है ये जानते ही आप कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो 0 1 2 3 3 4 5 5 के बाद फिर 6 6 7 8 9। तो टोटल अंकों की, कुल अंकों की संख्या होती है 10। अंक होते हैं कितने? 10 अंक होते हैं। अंक बराबर 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 अंक होते हैं। तो गणित में इन 10 अंकों के माध्यम से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब पढ़ते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, संख्याएं क्या होती है। बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, इसकी बात कर रहे हैं। तो संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं, उनको संख्याएं कहते हैं। गणना करते हैं उनको हम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिनसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं उनको संख्याएं कहते हैं। जैसे सपोज करो कि जैसे धन की गणना करते हैं, धन या पैसे की गणना करते हैं। ठीक है, चेयर की गणना करते हैं, कुर्सियों की गणना करते हैं। ठीक है, पदों की गणना करते हैं। तो जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, कितनी चेयर है, कितने लोग हैं, तो इनसे गिनती कर रहे हैं, कितनी कुर्सियाँ हैं, कितने देश हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम गिनती कर रहे हैं। जिनकी सहायता से हम गिनती कर रहे हैं उन्हीं को संख्या कहते हैं। जिनसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं वो संख्या कहलाती है। ठीक है, ये संख्याओं की डेफिनेशन है। संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? जिनसे हम वस्तुओं की गिनती या गणना करते हैं वो संख्या कहलाती है। नेक्स्ट बात चलती है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अब संख्याओं पे चलते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं संख्याओं की कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है इसकी बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या है, परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा क्या है कि जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। जाती हैं वे संख्याएं यहाँ बात कर रहे हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन सी? जो एक से प्रारंभ होती हैं, संख्याएं होती हैं
और कहाँ तक जाती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत का ये चिन्ह। तो ये जो डेफिनेशन है कि जो संख्याएं 1 से शुरू होंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, संख्याओं की कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। किसी ने लिख दिया 100, किसी ने कहा 100 तक ही गिनती होती है, 100 तक पढ़ाई जाती है विद्यालयों में, लेकिन 100 के बाद भी गिनती होती है, जैसे 101। किसी ने कहा कि 1 लाख की संख्या होती है, 1 लाख के बाद भी संख्या होती है 1 लाख की। तो संख्याओं का कोई अंत नहीं है, तो नेवर एंड्स ऑफ डिजिट, कोई अंत नहीं है संख्याओं का, तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होता, उसको अनंत बोलते हैं। तो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये तो रही प्राकृतिक संख्याओं की बात। अब आगे चलते हैं एक और नई डेफिनेशन के साथ। नई डेफिनेशन क्या है उसकी बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। पूर्ण संख्याओं की परिभाषा की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहाँ तक जाती हैं, जो जाती हैं कहाँ तक, 0 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। या फिर कह सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन है, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा को ऐसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रारंभ में शून्य को लगा देने से जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्या बनती है। तो कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को लगा देने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो क्या है, जो 0 से प्रारंभ हो जा रही हैं। कहाँ से प्रारंभ हो जा रही हैं, 0 से प्रारंभ हो जा रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। ऐसी सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, ऐसी सारी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, तो अनंत तक ये जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत। कहाँ से शुरू होंगे, 0 से 1 2 3। तो ये डेफिनेशन जो है वो है पूर्ण संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब आगे चलते हैं, एक और संख्या है नंबर 3 की। तीसरी संख्या की डेफिनेशन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तीसरी संख्या की डेफिनेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है, चैप्टर अध्याय कह सकते हैं हम, अध्याय 1 है। ठीक है, अध्याय 1 है, अभी तो काफी टाइम है, सारे चैप्टर हो जाएंगे, भली बात, समस्या कोई नहीं आएगी। ठीक है, आप बने रहिए लास्ट तक। तो अध्याय 1 है, हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सम संख्याओं से पहले हमने पढ़ लिया क्या, यहाँ लिख रहे हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को अभी पढ़ रहे हैं। सम संख्याओं से पहले हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्या, उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 पे पढ़ लिया हमने पूर्ण संख्याएं, ये दोनों हो गए। नंबर 3 का है सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या क्या होती है इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं।
तो सम संख्या उनको कहते हैं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। लिखते हैं वे संख्याएं जो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ऐसी सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याओं की क्या डेफिनेशन क्या है? सम संख्याओं की डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं, ये भी बात जान लेते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ होती है। एक बार परीक्षा में पूछा था कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, वो एसएससी में पूछ लिया था, शायद एसएससी या पुलिस में किसी ने, तो ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो अब ये लिख लेते हैं ये कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है कहाँ से? ये दो से प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रारंभ होती है और कहाँ तक होती है और कहाँ तक जाती हैं, और ये अनंत तक जाती है। इनका भी कोई अंत ही नहीं है, ये भी इनफाइनाइट है, अनंत तक जाती है। इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये भी और अनंत तक जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये कहाँ से शुरू होती है? दो से। जैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, फिर उसके बाद 20 और भी लिख सकते हैं जो अनंत होगी। ठीक है, ये भी अनंत होती है, दो से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, इसका भी कोई अंत नहीं है। वो सम संख्या है जो दो से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो दो से डिवाइड हो जाए वो सारी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं की डेफिनेशन है, जैसे जान भी सकते हैं कौन सी है, 2 है, 4 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, अनंत तक जाएंगी जो दो से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे नंबर की संख्या पे चलते हैं। चौथे नंबर की संख्या क्या है इस पे बात करते हैं। चौथे नंबर की जो संख्या है जिसको हम जान सकते हैं, चौथे नंबर वो है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्याओं के बारे में बात कर ले रहे हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या भी होती है जो दो से विभाजित नहीं होती, जो दो से कट जाती है उनको सम संख्या कहते हैं, और जो दो से नहीं कटती उनको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती। तो क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, विभाजित का मतलब कटती नहीं है, विभाजित नहीं होती मतलब भाग ही नहीं जाता, नहीं होती, भाग तो जाता है, पूरा भाग नहीं जाता, भाग तो जाता है, पूरा भाग नहीं जाता उसमें। तो पूरा भाग नहीं जाए मतलब क्या, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो शेष बचेगा। ऐसी स्थिति में हम उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो विभाजित नहीं होती, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं जो एक से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ये भी जाती हैं कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं। वो सारी संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 15, 17 और आगे भी अनंत तक। तो इसको जो है विषम संख्या कहते हैं, जो दो के पाड़े में नहीं आए, दो से कटे नहीं, दो का पाड़ा नहीं जाए जिसमें। ठीक है, दो का विभाजन नहीं हो, दो का विभाजित होते थे, विभाजित करें तो उसमें जो कुछ न कुछ शेष बच जाए,
तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या के बाद। विषम संख्या होगी नेक्स्ट चलती है, इसमें विषम संख्या की बात आती है। ठीक है, विषम संख्या के बाद बात आती है, इसको बिगाड़ रहा हूँ। विषम संख्या की बात आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्याएं हो गई और विषम संख्या हो गई। विषम संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं, जो है 5वें नंबर की, वो है परिमेय संख्या। नहीं, विषम संख्या तो हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गई। ठीक है, अब परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा पे आते हैं परिमेय संख्या की। तो परिभाषा ये कहती है कि ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी हो। ठीक है, आसान शब्दों में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी हो, जैसे 2/3, 1/4, 5/6, 7/8, ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो और जो अंश बट्टे हर या p/q के रूप में लिखी हो तथा जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 या q बराबर 0 या हर बराबर 0 ना हो, ये नहीं होना चाहिए, हर बराबर 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखी हो, जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो, जहाँ हर क्या है 0 नहीं हो, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं की ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, वे सारी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं। ठीक है, और जहाँ हर होता है वो शून्य नहीं होता, ऐसी सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या 0 नहीं हो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन जैसे लिख सकते हैं, जैसे क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 7/2, 1/2, ये सारी जो है परिमेय संख्याएं हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ लिखना जरूरी है, नोट पॉइंट, सभी पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3 जो सिंगल डिजिट में लिखे हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। जो सिंगल डिजिट में लिखे होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक, और डबल में भी लिखे हों, सिंगल नंबर में लिखे हों, जो परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखे हों, वो क्या है, सिंगल से मतलब ये 1, 2, 3 नहीं, 14 है, 15 है, 100 है, ये सिंगल डिजिट है। ठीक है, जो डिजिट का मतलब संख्याएं हैं सिंगल। ठीक है, तो ये सभी पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक जो है वो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, ये याद रखना है। जैसे किसी ने कहा 2 कैसी है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे तो है ही नहीं, तो हर संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कह सकते हैं कि सारे जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। जैसे 2/3, 3/4, ये सारी जो है परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन ये होगी, जो p/q के रूप में ऐसी संख्याएं जो क्या हो, भिन्न के रूप में हो और जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, तो ऐसी संख्या जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन यही है कि जो है जो p/q के रूप में लिखे हों और अंश बट्टे हर के रूप में लिखे हों, तो ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं के बाद जो है
तो परिमेय संख्याओं को तो समझ लिया, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन को जान लिया, एग्जाम्पल को जान लिया। जैसे 2 लिखा किसी ने, पूछा 2 कैसी संख्या है? 2 तो जो है पहली बात तो सम संख्या है, ये 2 से डिवाइड होगी, विषम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगी। 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मानने से वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पी क्या है? 2, यानी कि अंश, हर क्या है? 1 है। ये क्यू क्या है? क्यू बराबर 0 नहीं, तो हम कह सकते हैं 2 परिमेय संख्या। अच्छा सिंगल डिजिट, ये तो 2 लिख दिया, 2 के अतिरिक्त भी कुछ लिख लेते, 17 लिख लेते, 18 लिख लेते और 19 लिख लेते। सारी परिमेय संख्याएं, सारी परिमेय संख्याएं तो सबके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, जैसे किसी ने कह दिया 200 कैसी है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, 200 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जिनके भी नीचे 1 लिखा जा सकता है वो सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। बट नेक्स्ट चलते हैं परिमेय संख्याओं की बात। परिमेय संख्याओं के बाद जो बात आती है वो आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है, देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है नहीं सही से। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की बात कर ले रहा हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय भी संख्या होती है जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक है। जैसे या लिख दो, या जो करड़ी में संख्याएं लिखी होती हैं, जो करड़ी में संख्याएं लिखी होती हैं और जिनका पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे जो पी बट्टे क्यू के रूप में ना लिखी हूँ, करड़ी में लिखी हूँ, जिसका पूरा मान डिफाइन नहीं हो रहा हो। जैसे अंडर रूट में 2 निकालेंगे तो ये पूरा मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 4 होता तो उसकी वैल्यू 2 होती, तो इसका मान पॉइंट में निकलेगा, कंप्लीट मान नहीं निकलेगा। ऐसी सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 9 का मान होता है 3। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, इसलिए कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। और 3 को 3/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं, तो जिसका कंप्लीट मान नहीं निकले, जिसका कंप्लीट मान जैसे कि बात हो रही है, कंप्लीट मान नहीं निकले, जैसे कहने निकले, जैसे अंडर रूट 10 है, इसका कोई मान नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, पॉइंट में निकाल सकते हैं, वर्गमूल लेके वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में निकाल सकते हैं वो भी। तो ऐसी सारी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन एक बार पूछा था
पाई कैसी संख्या है, पाई, तो पाई तो जो है अपरिमेय संख्या है। पाई जो लिखा होता है, पाई का चिन्ह आपने देखा होगा, तो पाई का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, पाई का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये पाई है, दोनों ही पाई है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये वाली संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट मान नहीं। अब पाई का मान पूछ ले, पाई का मान वैसे इसका होता है तो 22/7 लगाया जाता है। पाई की वैल्यू जो है 22/7 है। 22/7 कैसी है? परिमेय संख्या है। तो पाई पूछे, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान पूछे, पाई का मान कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो पाई जो पूछ ली है, ये दोनों पूछे प्रश्न में, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान पूछे वो परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q आ गया, अंश बट्टे हर आ गया, हर जो है 0 नहीं है। तो ऐसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, जो 22 P/Q के रूप में लिखी जाए, जब Q जो है 0 नहीं हो। और नेक्स्ट चलते हैं, बात कर रहे हैं अपरिमेय की बात, अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, भाज्य संख्याओं की। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग भाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसकी बात कर रहे हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो लिख ले रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जिनके 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा कोई नंबर उसको विभाजित कर देता है, ऐसी संख्या जो है भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा 9 लिखा, तो 9 में किस किस का भाग चला जाएगा? तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? देखो, फैक्टर ऐसे निकालने की, गुणनखंड निकालने की विधि है। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग मिल जाएगा, 3 का दे देंगे, तो 9 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 9 बार। 9 में 9 का भी चला जाएगा 1 बार। तो ये तो 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 9। 9 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए? 1 और 9। और क्या क्या हो सकते हैं? 2 से अधिक चाहिए हमें। हर एक संख्या खुद से डिवाइड होती है, हर एक संख्या में खुद से डिवाइड दिया जा सकता है। 9/9 यानी कि 9/9 का भाग दिया जा सकता है 1 बार, और 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड दिया जा सकता है। तो किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो वैसे ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9, तो 9 में 9 का भाग दे देंगे, 9 एकम 9, और 9 में 1 का भाग दे देंगे 9 बार। तो कह सकते हैं किसी भी संख्या में 9 का और 1 का तो भाग चला जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है ज़्यादा अधिक गुणनखंडों की 2 से। डेफिनेशन ये कह रही है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होती हैं, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड तो मिल गई, 1 और 9। उसके पश्चात और भी हमारे पास क्या गुणनखंड हो सकते हैं? तो 3 का डिवाइड लगा देंगे, 3 3 जो 9 होता है, और 3 बन जाए 3, तो एक 3 और मिल गया इसका गुणनखंड। तो कह सकते हैं 9 के गुणनखंड कितने हो गए? 1, 9 और 3। जो 2 से अधिक है, 2 से मतलब 2 नहीं, 2 नहीं, गिनती में 2, 1 और 2, तो 1 2 3 हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? 1, 9 और 3। तो कह सकते हैं ये जो है 3 गुणनखंड हो गए। तो 9 कैसी संख्या हो गई? अब भाज्य संख्या हो गई, भाज्य। तो 9 कैसी संख्या हो गई? लिख सकते हैं यहाँ 9 कैसी संख्या होगी? तो 9 भाज्य संख्या होगी। अगर हमें जांच करनी हो 9 कैसी संख्या है, तो 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं कि 9 एक भाज्य संख्या है, और 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं अभाज्य संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं।
अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके वो केवल दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो, जो दो से ज्यादा उसके फैक्टरिंग ना हो। ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और टू नहीं, गिनती में दो फैक्टर। ठीक है, दो फैक्टर होते हैं, वो जो है या टू नहीं, आप क्यों समझ रहे हो, दो फैक्टर, टू नंबर, ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके केवल दो फैक्टर हों। कौन कौन से फैक्टर हों उसकी बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो फैक्टर जैसे संख्या जैसे लिख ली, जैसे मैंने 3 लिख लिया, 3 नंबर लिखा, तो ये मैंने पूछा ये कैसी संख्या है, तो आप इसको चेक करें। तो चेक करते हैं हम लोग। 3 में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जो होती है वो खुद से कट जाती है, ठीक है। और एक बात ये हो गई, एक बात। दूसरी बात, और एक का भी भाग चला जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट ही करते चलें साथ ही साथ, ठीक है। एक का भी भाग चला जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि एक का भाग चला जाएगा और खुद का चला जाएगा, तो केवल एक और खुद का ही जाएगा और किसी का नहीं आएगा। तो 3 में 3 का जा रहा है एक बार, एक का, और 3 में 1 का जा रहा है 3 बार, पूरा भाग जाना चाहिए और किसी संख्या का नहीं जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? 1 और 3। कौन कौन से गुणनखंड हो गए? 1 और 3, 1 और 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 कैसी संख्या अभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या अभाज्य। तो 3 कैसी संख्या अभाज्य, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। तो और भी चेक कर लेते हैं कौन कौन सी और संख्या हो सकती है। तो जैसे एक 1 किसी ने पूछा, 1 क्वेश्चन आता है, 1 कैसी संख्या है? 1 कैसी संख्या है? ऑप्शन ए था भाज्य, ऑप्शन बी था अभाज्य, ऑप्शन सी था सम, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया था अभाज्य कैसी संख्या है। क्वेश्चन आया था एक कैसी संख्या है 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। भाज्य होने के लिए कंडीशन ये है कुछ 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसका तो एक ही है, एक का एक में जाएगा, किसी संख्या का जाएगा ही नहीं, तो इसका एक फैक्टर है। तो वो वाला ये पहला ऑप्शन था, ये खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कहता है, पहला ऑप्शन नहीं, अभाज्य वाला ये ऑप्शन है वो खत्म हो गया। भाज्य का ऑप्शन क्या कहता है कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य होगा। तो इस एक का एक में ही भाग जाएगा, बस 1 का ही डिवाइड जाएगा और किसी संख्या का जाएगा नहीं। तो एक ही फैक्टर है, तो पहले तो अभाज्य कट गया, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य भी ये ऑप्शन कटेगा। सम संख्या तो है नहीं है। सम संख्या होने के लिए डेफिनेशन क्या है? वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई। तो ना तो एक अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है, ना ही सम संख्या है। साथ ही साथ विषम संख्या आ जाता है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है विषम संख्या, ऑप्शन आ जाता है विषम संख्या। तो आप क्या लगाते हैं इसमें? तो आप इसमें लगा लेते ई ऑप्शन, क्योंकि एक कैसी है? विषम संख्या है, विषम संख्या। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी अभाज्य की। अभाज्य के बाद एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम जानते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। तो संख्याओं का ये चैप्टर है तो क्लोज हो जाएगा संख्याओं का। तो सहअभाज्य, एक और डेफिनेशन आती है सहअभाज्य संख्या है। कौन सी डेफिनेशन आती है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याओं को देखते हैं क्या होता है। सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे अगर अभी तक नए हैं, आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती है। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही लाइक कर रहे हैं। तो ये लाइक और कमेंट जरूरी है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ जरूरी है। ठीक है, तो अभी ये निःशुल्क क्लासेस हैं, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई इसकी रेट नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे बताओगे कि आप मुझे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हैं कि आई वांट टू टीच, आई वांट टू रीड फ्रॉम यू, तो मैं आपको टीच करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो जब आप पूछेंगे कि आप किसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं वो उस तरीके से आप जो है आपको तैयारी कराऊँगा। तो सहअभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? ऐसी परिभाषा क्या है? एक बार ये उसमें पूछा था, एक बार यूपीएससी में पूछ लिया था अभाज्य के बारे में पूछ लेता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में सीसेट में पूछ लेता है अभाज्य निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपको बताना होता है। ठीक है, तो कभी कभी सहअभाज्य संख्याओं के बारे में एक बार पूछ लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। पीसीएस में तो अक्सर पूछता रहता है, यूपी पीसीएस के वनडे एग्जाम्स की जो है, वनडे एग्जाम होते हैं पुलिस का, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, तो उसमें टेट है और पेट है, उसमें आपको ये पूछता रहता है मैथमेटिक्स के वाले पोर्शन में कि कौन सी समय है, विषम है, अभाज्य और भाज्य संख्या है, इसके बारे में वो आपसे पूछता रहता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या की बात कर ले रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा पे पहले चलते हैं सहअभाज्य संख्याओं की। तो लिखते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF मासापा, HCF या मासापा एक होता है, वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। HCF मतलब मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक। तो जिनका 1 होता है वो जो है वो दोनों वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 और 5। ठीक है, जैसे 7 और 5 हो गई। ठीक है, 1 और 3 हो गई। चेक करते हैं पहले 7 और 5 को, 2 नंबर लिखे मैंने 7 एंड 5, और उसको चेक करना है कि ये कैसी है, सहअभाज्य। तो उसको पहले मासा निकालते हैं, इनका 1 मासा आना चाहिए, जिसका मासा 1 आता है वही सहअभाज्य संख्या होती है। तो मासा निकालने की विधि ये है, भाग विधि। तो भाग लगाते हैं छोटी संख्या का बड़ी संख्या, तो एक बार जाएगा भाग तो बचेंगे 2 का लगाएंगे इसमें 5 में। तो ये जो पहला भाग लगाते हैं जिसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, इसको जो भागफल, इसको शेषफल। तो जो भाजक था, भाजक ही क्या बन गया, अब जो है भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 में लगाते हैं, फिर 2 का 5 में लगाते हैं। पहले लगाया 7 में, 5 एकम 5। फिर ये मासापा चैप्टर आएगा, मासापा और लासापा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लासा मासा निकालते हैं। अभी तो सहअभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 2 दूनी 4, तो 1 बच गया, 1 का डिवाइड लगाया 2 में, तो पूरा जिससे कट जाता है वो मासा होता है। तो 1 से पूरा कट गया, तो 1 से कटा मतलब कि पूरा। तो मासापा इसका कितना हो गया, मासापा बराबर 1। तो कह सकते हैं 7 और 5 का मासापा बराबर 1 हुआ। 7 और 5 का मासापा बराबर 1 हुआ है। तो ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। और भी संख्याएं जैसे 11 और 13 हो गया, है ना, 25 और 26 हो गया। कोई भी संख्या ले लो जिसका मासापा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको आज डेफिनेशन काफ़ी संख्याओं की बताई। मैंने चैप्टर को जो है ओपन किया, चैप्टर को मैंने जो है पढ़ाया, शुरुआत करी नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, जिसमें हमने कई बहुत सी चीज़ों को सीखा।
बहुत सी चीज़ों में हमने क्या क्या सीखा इसमें, तो हमने अंकों को सीखा, उसके बाद फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं को सीखा, फिर हमने नंबर 3 पे पूर्ण संख्याओं को सीखा, फिर 4 पे हमने सम संख्याओं को बारे में बात करी, सम संख्याएं। उसके बाद हमने नंबर 5 पे विषम संख्याओं की बात करी, फिर हमने 6 पे परिमेय संख्याओं की बात करी, फिर हमने 7 पे अपरिमेय संख्याओं की बात करी, अपरिमेय संख्याओं के बाद फिर हमने नंबर 8 पे भाज्य संख्याओं की बात करी, नंबर 9 पे अभाज्य संख्याओं की बात करी, और नंबर 10 पे हमने सहअभाज्य संख्याओं की बात करी। तो इतनी हमने जो है बात करी, सीखा, पढ़ा कि आखिर में इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चलेंगे और डीप चलेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको यहीं तक रखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, जो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ईसीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आप वनडे एग्जाम में जहाँ मैथ आता है वो उसमें आप इसको रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।